साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग झारखंड पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो जिसकी प्रारंभिक परीक्षा आपका 18 सितंबर 2021 को होना प्रस्तावित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणकालीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ज्ञातव्य है कि गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण है वो लहुरा देव से मिला है। अगला है, ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था? तो ये गले का आभूषण था। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? तो अंग और मगध को। किसको? अंग और मगध को जो है धुर समझा जाता था। देखिए, भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई है को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। मगध व अंग जो है ये आर्य क्षेत्र के बाहर थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया, मतलब चित्रों में हल लिए हुए प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को प्रदर्शित किया गया है। और बलराम जो है ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक थे। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है? तो अशोक के अभिलेख से ऐसा प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो मौर्य शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गिरनार कहाँ है? ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त भी था? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो है देवगुप्त, देवराज, देवश्री इत्यादि भी मिलता है चंद्रगुप्त का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंच गया था। आगे चलते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः इसमें किससे संबंधित यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती हैं? तो शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर आपको मूर्तियाँ मिलती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो यह है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो शेरशाह सूरी से संबद्ध करेंगे। ये जो है शेरशाह सूरी का जो काल रहता है 1540 से 1545। ये मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित होता है कि उसने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। सर टॉमस रो जो है ये 1615-1619 तक भारत में रहा। टॉमस रो 14 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला था। बाद में वह जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद भी जाता है। और यह 1619 में वह जहांगीर का यह फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होगा। यह विवरण जो है हुक लुगत सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब को दक्षता प्राप्त थी? तो बीड़ा को बजाने में। देखिए, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने पर भी स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। उसी के काल में फ़कीरुल्लाह ने मानकू तुहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को अर्पित किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानिल अल बुखारी था, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। इनको दिल्ली में दफनाया गया, दिल्ली के गियासपुर में। जबकि अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा सहदरा में है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, मतलब मराठा राजा नाम मात्र का हो गया और वास्तविक शासक जो है वो पेशवा था? तो ये थे बालाजी राव 1740 से 1761 में ईस्वी इनका शासनकाल रहता है। और बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। देखिए,
ज्ञातव्य कि 1750 में संगोला की संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा, जो कि वंशानुगत था, ये बन जाता था। मराठा राजनीतिक केंद्र अब पूना हो जाता है। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो ये सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली 1498 में आते हैं। इसके बाद डच आते हैं 1602 में। फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज आते हैं 1599 में। फिर डेन आते हैं 1616 में और फिर फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। यहाँ ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आते हैं और सबसे बाद में 1961 में यहाँ से जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? बम्बई में हुई थी। और ए.ओ. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और यहीं पर दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। आगे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका जो प्रकाशन है आपका वो कलकत्ता से होता था। इसका प्रकाशन 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष आदि ने कलकत्ता में किया था। इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब इसका द्वितीय अधिवेशन होता है वहाँ पर इसका विलय किया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है 1878 में इसका प्रवर्तन किया जाता है। यह देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर यह एक्ट एक बहुत बड़ा आघात था। इसको समाप्त कौन करते हैं? लॉर्ड रिपन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1707 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.बी. घोष के द्वारा की गई थी। आर.बी. घोष के द्वारा अर्थात राम बिहारी घोष के द्वारा की गई थी सूरत में। और यह अधिवेशन सूरत में ताप्ती नदी के किनारे 26 दिसंबर 1907 को होती है। और इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है उदारवादियों उग्रवादियों मतलब गरम दल और नरम दल में हो जाता है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा चलाया गया था। देखिए, भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में B.D. सावरकर, हरदयाल तथा मदनलाल धिंगरा थे। सोसाइटी की मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था तथा इंडियन हाउस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो N.G. रंगा के द्वारा इसका विरोध किया गया था। और ये 1917 में चंपारण जाते हैं। यहाँ पर इनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, J.B. कृपलानी आदि थे। और यहीं पर मतलब गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। और इनके और इनके साथियों के द्वारा मिलकर गदर नामक एक अखबार भी निकाला गया। सबसे पहला जो इसका अंक था वह उर्दू में निकाला गया था और ये गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती अन्य भाषाओं में भी इसको निकाला गया था। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो देखिए, मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर पाई जाती है तथा अन्य की बात करें तो जैसे धौलाधर श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाग टिम्बा श्रेणी व महाभारत श्रेणी नेपाल में और मसूरी श्रेणी कुमाऊं में पाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोज ड्रेनेज वाली नदी है। तो चंबल नदी इस प्रकार की नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जानपाव पहाड़ी में है। अगला है संकोश नदी सीमा बनाती किसकी? असम और पश्चिम बंगाल की यह सीमा बनाती है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उत्पाद हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जो है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। किस पे है? झेलम नदी पर। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है जहाँ से निकलती है? तो शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक से। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यह नदी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ पे? पंजिम में। पंजिम अर्थात पणजी में है। और ध्यान रखिए कि भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन केरल राज्य में होता है।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह जो है कि जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत में जो है यदि देखा जाए तो देश के 5,560 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर 11 बड़े व 139 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो भारत में सर्वोत्तम तंत्र पाया जाता है। देखिए, विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां भूमि को कई श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से संरक्षित भूमि सबसे अधिक भारत में ही है। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो ये जो हैं आपके अफगानिस्तान, ईरान और इराक, अर्थात 1, 2, 3, इनको गोल्डन क्रिसेंट अर्थात स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है, तथा इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती को अफ्रीकी हॉर्न के रूप में जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? देखिए, किम्बरले हीरे के लिए प्रसिद्ध है, बिट वाटर रैंड सोने के लिए सही है। इसके आगे का दोनों देखें, कटेंगा तांबे के लिए, शार जो है ये लौह अयस्क के लिए नहीं बल्कि कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये आपका कीनिया से गुजरती है। ये जो है कीनिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा कीनिया, कांगो बेसिन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कोटापैक्सी, एटना और फ्यूजियामा जो है ये आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, अर्थात डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 2, 3, 4। देखिए, एटना जो है भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर है, कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है के इक्वाडोर में है, और जापान में फ्यूजियामा अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना। घाना की राजधानी अकरा है, केन्या की नैरोबी है, नाविया की विंडहुक है, नाइजीरिया की राजधानी रबात नहीं है बल्कि अबुजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से मतलब जो स्टेट हैं, इनमें से किस जल डमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो स्टेट ऑफ डोवर जो है ये जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। देखिए, विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। परिप्रशांत मेखला ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। इसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला या ज्वाला परिधि भी कहा जाता है। अगला है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन। ये कहाँ पर है? तो ये मिस्र का समुद्र पत्तन है, जबकि इजराइल का बंदरगाह जो है हैफा है, जिद्दा बंदरगाह सऊदी अरब का है, और मशावा बंदरगाह इरिट्रिया का है, जकार्ता जो है इंडोनेशिया का, लागोस जो है नाइजीरिया का है। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो मध्य अफ्रीका में। भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो चौथे वर्ग, पांचवां और छठे वर्ग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप देखते हैं, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1881 में। देखिए, भारत में जो प्रथम जनगणना होती है सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में संपन्न होती है। वास्तविक रूप से प्रथम नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में होती है। तब से यह नियमित जनगणना होती रही। और जो पुराना आपका 2011 की जनगणना है वो 15वीं जनगणना रही है। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम इत्यादि ने, अर्थात 1, 2, 3 श्रम का सस्ता होना ये कारण नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो मोटे अनाज तथा चावल, जिसके तहत बाजरा, मक्का इत्यादि आती हैं। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? तो चीनी को। देखिए, जब कुछ व्यक्ति या छोटे छोटे उद्योग समूह में संगठित होकर सहकारी समिति के माध्यम से अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालन करते हैं तो इस प्रकार के क्षेत्र को सहकारी क्षेत्र कहते हैं। चीनी उद्योग ने सहकारी इकाइयों के माध्यम से काफ़ी ऊंची दर प्राप्त की है। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपना शाखा खोली थी? तो SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व का होना। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात। देखिए, अदृश्य निर्यात में क्या होता है? इससे तात्पर्य है कि जो दिखाई ना पड़ता, अर्थात ऐसे निर्यात से होता है जो होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। सेवा क्षेत्र अदृश्य निर्यात के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के पहले एक संगठन था गाटा, GATT, ये इसका
ये जो विश्व व्यापार संगठन वर्तमान में काम कर रहा है, इसी प्रकार जो है गाटा के द्वारा किया जाता था। उरुग्वे दौरे की वार्ता में यह समझौता हुआ कि 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन नामक नई संस्था कार्यशील होगी और 1 जनवरी 1996 से इसने गाटा का भी स्थान ग्रहण कर लिया और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो चीन जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जबकि भारत जो है 5वें नंबर पे है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के स्थान में उगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसमें? धान की फसल के लिए आवश्यक होती है। जो जिप्सम होता है क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो इसका जन्म स्थान भारतवर्ष में माना जाता है। हड़प्पा काल में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान आता है। वरुणा प्रजाति किसकी है? ये सरसों की एक प्रजाति है। अगला है, भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है। कारण भी सही है और व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, नोकरेक जो है ये मेघालय में, जबकि सिमलीपाल ये असम में नहीं बल्कि आपका उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग जो है, एक सेकेंड, आपका देखिए दिहांग दिबांग, नामदफा, माओलिंग ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्ता मलाई कर्नाटक में ना होकर के तमिलनाडु में है। ब्लू मून पर घटना होती है जब फार्मस अल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिनके अनुसार माना गया है कि ब्लू मून एक खगोलीय मौसम है, इसमें एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना होती है। इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माती सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे भारत के संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है, परंतु अब क्या हो गया है कि केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि भारत मुख्य आपके सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो न्यायाधीश है रिटायर्ड, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो संविधान सभा के सदस्य केटी सेठ के द्वारा यह कहा गया था। जबकि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य नासिरुद्दीन ने कहा कि नीतिगत निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन द्वारा पास किए गए प्रस्ताव जैसा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग जो है ये विधिक संस्था है जिसकी स्थापना जिसकी स्थापना संसद ने विधि द्वारा 1993 में की थी, जबकि अन्य राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्रीय वित्त आयोग ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। तो क्वेश्चन नंबर 66 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, ये सभी हैं, परंतु राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये इसके तहत सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के रूप में जोड़ा गया। पहले शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अन्य मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य हैं। अगला है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति पर लागू होती है। ये जो है राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र के शासन प्रधान होते हैं, परंतु वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में नहीं होती है और मंत्रिपरिषद के हेड होने के नाते प्रधानमंत्री में होती है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें? राज्यसभा में, और राज्यसभा में क्या है? अनुच्छेद 67 खा के अनुसार, ठीक है। और वहाँ पर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित करते हैं और इससे लोकसभा जो है सहमत होती है, तब इनको वहाँ से पद से हटाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है और अभी तक संसद ने किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं किया है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के हेतु उपबंध कर सकता है।
ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 160 में। जबकि अनुच्छेद 162 में क्या कहा गया है, ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता संबंधित है। अनुच्छेद 310 जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना इनका संवैधानिक विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट, इन तीन ही दशाओं में ऐसा घोषित किया जा सकता है। तो देखिए 1, 3, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार की असाधारण परिस्थितियों में आपात का उपबंध किया गया है। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय या आर्थिक संकट, अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए आंतरिक अशांति शब्द को जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था अनुच्छेद 352 में। अगला है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषदों को के संबंध में ऐसा है, ये अनुच्छेद 169 169 के उपबंधों के तहत इसे समाप्त किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि विधान परिषद के उत्साधन व सृजन का प्रावधान इसमें दिया गया है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद का उपबंध है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, अब जम्मू कश्मीर जब से संघ शासित प्रदेश बन गया तब से यहाँ पर यह उपबंध भी हट गया है। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? देखिए पहले जो है 2013 के पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक थी, यहाँ पे 6 बेंचें थी, पर 2013 के बाद जो है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब यहाँ पर 3 है और बम्बई में भी 3 है। इस प्रकार से 3-3 बम्बई और गुवाहाटी दोनों जगह पे है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परमादेश कहते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? राज्य के उच्च न्यायालय का तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार इसके तहत नहीं आता, यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। उच्च न्यायालय को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, न्याय संबंधी और प्रशासन संबंधी। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियों के तहत आता है। अनुच्छेद 143 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी अधिकार प्राप्त है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो संविधान के 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 326 में 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक, जिसका उपबंध जो है 368 में किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो देखिए इसका जो सी ऑप्शन है वो देखिए संविधान का भाग 4A जो भाग 4 का है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यही सुमेलित है। जबकि संविधान का दूसरा भाग मौलिक कर्तव्य से नहीं नागरिकता से संबंधित है। संविधान मौलिक अधिकार तीसरे से है और जो राज्य के नीति सिद्धांत है ये भाग 4 से संबंधित है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त होता है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। और ऐसा जो है भारत में सर्वप्रथम कांडला को, जो कि गुजरात में स्थित है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था। जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति है तो आसपास की हवा प्रयुक्त करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सही है। एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है, ये सही नहीं है। तरल के रूप में ले जाता है, ना कि गैस के रूप में, इसलिए पहला वाला कथन ही केवल सही है। अगला है निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है? तो भाप के द्वारा, क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा जो है उबलते हुए पानी से अधिक होती है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को क्या होना चाहिए? ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। हैवी वाटर न्यूक्लियर विज्ञान में ये क्या होता? तो ये हाइड्रोजन के स्थान पर इसमें ड्यूटेरियम का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे हैवी वाटर कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो ये क्या होती है? जो मोटर होती है इलेक्ट्रिकल को यांत्रिक एनर्जी में बदल देती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह फिनोमेना उदाहरण है किसका? डॉपलर प्रभाव का। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और उसे सुनने के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितनी है? 16.5। देखिए 17 मीटर न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब 16.06 मीटर दूरी होनी चाहिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में। सड़कों पर काम करने निकला
कहीवाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? तो जस्ता का बना होता है। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? तो देखिए साइक्लोनाइट। देखिए आरडीएक्स इसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसको अमेरिका में साइक्लोनाइट कहते हैं, जर्मनी में हेक्सोजोन कहते हैं और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, भ्रणीय जोन से करते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से हरित गृह गैस नहीं है, क्या नहीं है इसमें से? तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हरित गृह गैस नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन सहित 6 मुख्य रूप से गैसेस आती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। वामपंथी विचारधारा के MN राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की? रामगढ़ में की थी। झारखंड प्रदेश के कहाँ इसे जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफ़ेद हाथी पाए जाते थे, पलामू के लिए कहा जाता है। राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामीन एक्को किस जनजाति वर्ग का निवास है? तो संथाल जनजाति का ये निवास स्थल है। हलधर कृषक या स्थायी कृषक समूह के अंतर्गत निम्न से कौन सी जनजातियाँ आती हैं? तो संथाल, मुंडा, उराव व हो ये सभी इसके तहत आती हैं। पलामू पर रक्सेलों का काफ़ी लंबे समय तक शासन रहा। रक्सेल किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे? तो ये जो है चेरों के द्वारा अपदस्थ किए जाते हैं। अगला है हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जातिन बाघा कहा जाता था? तो राम विनोद सिंह को। झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 2.42% है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।